आज हम मिलने जा रहे हैं सरदाना सर से, जिन्होंने 1997 में आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई करने के बाद कॉर्पोरेट फील्ड में 18 लाख का पैकेज छोड़कर अपने टीचिंग के पैशन को फॉलो किया। सर ने टीचिंग फील्ड में अपने करियर की शुरुआत कोचिंग इंस्टीट्यूट से की, जिसमें वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स खुद पढ़ाकर अपने स्टूडेंट्स को एक्सपर्टीज प्रोवाइड करते थे और हर साल देवास जैसे छोटी सी जगह से नीट और आईआईटी जेईई जैसे एग्जाम्स के टॉपर्स देते हैं। सर ने अपने एजुकेशन डोमेन के एक्सपीरियंस का उपयोग कुछ ऐसे किया कि कोचिंग से शुरुआत करके प्राइमरी स्कूल एस्टैब्लिश किया और आज प्राइमरी स्कूल से सर 1800 स्टूडेंट्स कैपेसिटी के साथ इंटरनेशनल स्कूल रन कर रहे हैं। आज हम सर से मिलकर जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस को बिजनेस एक्सपेंशन में यूटिलाइज किया। A heartfelt welcome to Sardana sir. तो आज की टीचर्स टॉक सीरीज में हमारे साथ है सरदाना सर। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू सर, आपसे जब बैक स्टेज बात कर रहा था मैं, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसा कि आपने बताया कि 1997 में आपने आईआईटी पास आउट किया और जॉब को ना प्रेफर करते हुए टीचिंग में गए। सर, वो टीचिंग का इंटरेस्ट कैसे बना? देखिए, मैं एक बहुत छोटे से शहर से हूँ, देवास शहर से, और जब मैंने आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम निकाला, आजकल उसको हम जेईई एडवांस कहते हैं, उस समय मेरी आईआईटी में 243rd रैंक थी ऑल इंडिया, और एक फ्रेशर के रूप में, मतलब जस्ट 12th का एग्ज़ाम दिया और साथ ही में मैंने आईआईटी का एग्ज़ाम निकाला। अब उस दौर में देवास जैसे शहर में तो आईआईटी के बारे में लोग जानते भी नहीं थे। मैं भी मतलब बाले बाले जान गया और बाले बाले पढ़ाई कर ली और बाले बाले निकल गया। तो और हमको मालूम भी कहाँ पड़ा, क्रिकेट ग्राउंड में हम जब क्रिकेट खेलने जाते थे तो वहाँ हमको मालूम पड़ा कि आईआईटी नाम की कोई चीज़ होती है जिसमें ऐसी परीक्षा होती है। तो वहाँ लोगों को पढ़ाई के दौरान खेल की बातें आती हैं, हमको खेल के दौरान पढ़ाई की बातों को जानकारी मिली। अब उस शहर से, मतलब आईआईटी में पिछले 3-4 सालों में, मेरे ख्याल से कम 4 सालों में कोई आईआईटी में निकला नहीं था। जब निकले के साथ में रैंक अच्छी लग गई तो फिर बहुत लाजमी सी बात है कि सब जगह नाम हो गया, बड़ा सारा फेम मिल गया। उस समय फेम मिल गया, हम आईआईटी में पहुँचे। अब आईआईटी से जब वापस कभी भी घर वापस आते थे तो आसपास के जो बच्चे हैं या जो दोस्त लोग ही हैं जो मेरे से सीनियर भी होते थे, कई बार वो आ जाते थे कि यार ललित, तू हमको ये बता दे कि हमको कैसे पढ़ना है। फिर उस दरमियान कभी किसी ने कुछ फिजिक्स का पूछ लिया, किसी ने कुछ केमिस्ट्री का पूछ लिया, किसी ने कभी कुछ मैथमेटिक्स का पूछ लिया। तो जब उनको बताते थे तो कहीं ना कहीं पढ़ाने में इंटरेस्ट आ रहा था। ये सोचा कभी नहीं था कि कभी पढ़ाएंगे। जैसे बचपन में कई बार होता ना कि हॉबीज़ पूछते हैं कोई कि आप क्या बनना चाहते हो, तो आप कई बार देखते हो लड़कियों की हॉबी होती है पढ़ाना। मोस्टली लड़कियां जो होती हैं वो घर में टीचर बन जाती हैं। मेरी बिटिया जब स्कूल से घर आती है तो वो टीचर बन जाती है कि मैं ऐसा पढ़ा रही हूँ। हमें मालूम पड़ता है टीचर कैसा पढ़ा रही है, हमको बच्चे को देखकर मालूम पड़ता है। तो मैं तो उन लोगों में से था जो कभी टीचिंग को पसंद ही नहीं करता था कि मुझे पढ़ाना है। अच्छा। लेकिन जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, जिसमें मैंने जैसा कहा कि मेरे साथी लोग भी थे, मेरे से सीनियर भी थे, 2-2, 3-3 साल सीनियर, और मुझसे जूनियर भी थे, तो मैं उनको पढ़ाता था। फिर आईआईटी में हम जब थे तो आईआईटी में प्रोफेसर्स के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। तो वो पढ़ाते पढ़ाते कहीं ना कहीं 1-2 साल बाद ऐसा लगने लगा कि यार ये तो अपना बड़ा अपने को मज़ा आता है। कभी नहीं पढ़ा हो तो मतलब एकदम जैसे होता ना कि वो बड़े डेस्परेट हो जाते थे कि अब तो पढ़ाना है यार, अपन ने आज पढ़ाया नहीं। तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ दिमाग में आती थी। फिर 3-4 सालों में डिसाइड हो चुका था कि यार हम जो बने हैं वो टीचिंग के लिए बने, अब इस टीचिंग के अलावा हमको कुछ और करना नहीं है। नहीं, तो जैसे पास आउट हुए उसके बाद तो आपको एक अच्छा खासा पैकेज मिल गया? बिल्कुल मिल गया था, मुझे 18 लाख का पैकेज उस जमाने में मिला था। मतलब एक अच्छा पैकेज था वो। 1997 में आपका पैकेज 18 लाख का था? बिल्कुल। उस 18 लाख को कमाने में आपने कोचिंग टीचिंग के टाइम कितना समय लग गया? देखिए, उस पैकेज तक आने में मुझे तकरीबन 3-4 साल लगे होंगे, ये बात सही है। शायद 3 साल तो लगे थे मुझे, बट मैं पहले साल से तकरीबन 6-8 लाख का पैकेज बनाने लग गया था उस समय टीचिंग के दौरान। हाँ, कोचिंग में मैंने पहले साल में, क्योंकि उस समय तक मेरे पास संख्या इकट्ठी हो चुकी थी। कहीं ना कहीं वो देखा था मैंने कि जब ज्वाइन करने गया मैं, मतलब मुझे जब जॉब की बात आई तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार मैं इससे अच्छा कर लूँगा। मतलब जो मैं इससे कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, वो इससे ज़्यादा कमा लूँगा कोचिंग में। और अगर उसके बराबर भी कमाता हूँ या उससे कुछ 19 भी कमाता हूँ तो कहीं ना कहीं एक मेंटल सेटिस्फेक्शन तो रहेगा कि मुझे जो पसंद है मैं वही कर रहा हूँ। करेक्ट जी। तो सर, वहाँ से 1997 से शुरुआत हुई और उसके बाद में जैसा आपने मुझे बताया कि आपने 2007 में आई थिंक
प्ले स्कूल स्टार्ट कर लिया? हाँ, एक्चुअली मैंने पहले जैसे कोचिंग हम चला रहे थे, हमने आईआईटी के लिए पढ़ाया। पहले साल जब मैंने आईआईटी का पढ़ाया तो मेरे पहले साल ही मैंने एक सिलेक्शन दिया। एक सिलेक्शन, केवल एक सिलेक्शन हुआ था। 8 बच्चे थे मेरे पास में पहले साल। क्या बात। और मेरे पास में उनमें से मैंने जो है वो एक सिलेक्शन मेरा आईआईटी में हुआ, वो बच्चा आईआईटी कानपुर में गया। फिर दूसरे साल हमने जो है वो 2-3 लोगों के सिलेक्शन दिए। तो सर प्ले स्कूल ओपन करने की जरूरत प्ले स्कूल से पहले एक्चुअली हम लोगों ने इंदौर में शुरू किया था। हाँ। 2003 में हम लोगों ने इंदौर में यहाँ पर शुरू किया, और इंदौर में हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। मतलब अच्छा से मतलब बहुत अच्छा। फाइनेंशियल एस्पेक्ट से अगर मैं देखूंगा तो आई वाज अर्निंग मच बेटर देन व्हाट आई वाज अर्निंग एट देवास। तो फिर किस डर से या किस रीजन से आप छोड़ के चले गए सर वापस इंदौर? 2007 तक मैंने यहाँ पर काम किया। हाँ। मेरे पास में अच्छी स्टूडेंट्स की संख्या भी हो चुकी थी, बहुत अच्छी हो चुकी थी, लेकिन मुझे ये शहर, इंदौर जो शहर है, वो मुझे रास नहीं आ रहा था। मुझे कहीं ना कहीं मेरी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब होती थी, मेरे गले में ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी। तो वो कहीं ना कहीं लगने लगा था कि अरे यार, मैं इस प्रोफेशन को ज़्यादा लंबे समय तक चला नहीं पाऊँगा, क्योंकि गला जो है, हमारी जो टीचिंग की जो जान है वो ये गला है। हमारे चौकटे पे कुछ हो गया हो तो चलेगा, लेकिन इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये गले की जो नसें, इनके बीच में फुंसी होने लग गई थी, तो वो जब बोलते थे तो दुखता था। तो वो कहीं ना कहीं लगने लगा था कि यार, मैं जब ज़्यादा लंबे समय तक कर नहीं पाऊंगा। मैं इंदौर में पैसा ज़्यादा कमा लूँगा, लेकिन कब तक कमाऊंगा जब मेरे बोलने में जान ही नहीं रहेगी। और देवास में मुझे एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलता है। मेरा शहर है, मैं उसी में पला बड़ा हूँ, तब पैदाइश मेरी वहीं की है तकरीबन। तो मुझे वो मज़ा आता था। तो मुझे 2007 में लगा कि यार, ये पैसा तो अपना ठीक है, लेकिन जो अपने को सेटिस्फैक्शन चाहिए वो नहीं मिलेगा। फिर 2007 में हमने मन बना लिया था कि अब हम प्योरली केवल और केवल देवास में काम करेंगे, और यहीं पर हम अब एजुकेशन फील्ड में चूँकि नाम बन चुका है तो इसी को एनकैश करेंगे। और वी स्टार्टेड प्ले स्कूल। 2007 में हमने वो प्लानिंग कर ली थी, और 2007 में मैंने यहाँ से इंदौर से वापस अपना बोरिया बिस्तर लपेटा, और 2008 में मैंने वहाँ पर प्ले स्कूल शुरू किया, प्रिपरेटरी स्कूल। तो इसका मोटिव क्या था प्ले स्कूल का सर? देखिए, एजुकेशन की फील्ड में के अलावा अब और कुछ हो नहीं सकता था। अब डिग्री लिए भी 11 साल हो चुके थे, अब कोई जॉब तो देने से रहा, अब उतने का भी कोई पैकेज नहीं दे पाता, और इसके अलावा कुछ और भाता भी नहीं। तो फिर हमने 2008 में जो है कि जो एजुकेशन की फील्ड में नाम हो चुका है, हर बंदा, हर शख्स जानता है वहाँ पर, तो क्यों ना इसी को एनकैश किया जाए। कहीं ना कहीं बिजनेस माइंड वाली बात आ रही थी, तो इसीलिए हम लोगों ने प्ले स्कूल शुरू किया कि लोगों के मतलब उस चीज़ को हम एनकैश कर पाएंगे। केवल वो एक कारण था। 2008 में हमने देवास का एक जो बिल्कुल शहर का जो हृदय केंद्र है, वहाँ पर एक बड़ा सा प्लॉट लिया, और वहाँ पर हम लोगों ने प्ले स्कूल शुरू किया, और हमें अच्छा रिस्पांस मिला। मतलब लोग आए, क्योंकि लोग जानते थे कि यार, ये ललित भैया हैं, ये पढ़ाते आ रहे हैं, तो ये जो चीज़ बच्चों को 11वीं-12वीं में कराते हैं, वो तो ये बचपन से कराना शुरू कर देंगे। आपके पूरे जर्नी से मुझे एक बात तो समझ में आ गई, आपने आपके पूरे टीचिंग के नॉलेज और टीचिंग के नेम और फेम को बड़े अच्छे से अकाउंट किया हुआ है। एक्चुअली हॉबी है ये। हाँ, हम एंजॉय करते हैं हॉबी को। मतलब कैसे सर आपने प्ले स्कूल स्टार्ट किया, आज आपने देवास के सबसे बड़ा स्कूल बोल सकता हूँ मैं, बिल्कुल सरदाना इंटरनेशनल स्कूल, वहाँ पर अराउंड आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं सर? अभी हमारे पास में 1800 स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, देवास एक बड़ा छोटा सा शहर है। मतलब कहीं हो सकता है आपके व्यूवर्स तो ऐसे होंगे जो देवास का नाम भी नहीं जानते होंगे। इंदौर के पास छोटी सी जगह है ना, मतलब जानते ही नहीं होंगे कि देवास कोई शहर भी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, आज उस शहर में तकरीबन 15-16 स्टेट्स के बच्चे, पूरे नॉर्दर्न इंडिया से, आपको यूपी से, बिहार से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, झारखंड से, 15-16 स्टेट्स के, जम्मू कश्मीर के बच्चे आपको यहाँ पर मिलेंगे, कर्नाटक से बच्चा आपको यहाँ पर मिलेगा। हमारे पास में ऑल इंडिया से बच्चे आ रहे हैं। जब हमने पढ़ाना शुरू किया ना, हमने इंदौर में क्यों शुरू किया था, क्योंकि हम ये जानते थे कि यार, इंदौर में सब जगह से बच्चे आ रहे हैं। इंदौर में खंडवा से आएगा, मंदसौर से आएगा, नीमच से आएगा, रतलाम से आएगा, हर जगह से बच्चा आएगा। तो यहाँ इंदौर में सब जगह से बच्चा आता है। देवास में बाहरी शहरों से बच्चा आएगा नहीं। अब चूंकि हम उसको बोर्डिंग बना चुके हैं, आज हमारे पास में इंदौर का टॉप स्कूल छोड़ के बच्चा देवास आ रहा है, भोपाल का टॉप स्कूल छोड़ के बच्चा देवास आ रहा है। अभी जेई का एग्जाम उठा लीजिए, नीट का एग्जाम उठा लीजिए। लास्ट ईयर नीट में हमारे यहाँ से 720 में से 692 मार्क्स आए हैं। आप इंदौर की कोचिंग पकड़ लीजिए, मुश्किल से इक्का दुक्का कोई कोचिंग होगी जिनके 692 से ऊपर मार्क्स होंगे। सर आपने कोचिंग के साथ में आपने अपना स्कूल चालू किया, स्कूल के साथ में आपने बोर्डिंग स्कूल चालू किया, और यहाँ से आपने जो आपके स्टूडेंट्स हैं इनको आप पढ़ाते भी हो और नीट और आईआईटी की तैयारी भी कराते हैं। बिल्कुल, ग्रेट ग्रेट। तो हम एनडीए की तैयारी, देखिए अब क्योंकि हमारे पास में सारी चीज़ें अंडर वन रूफ आ रही हैं। हम यहाँ पर स्कूलिंग भी दे रहे हैं, हम यहाँ पर कोचिंग भी दे रहे हैं, तो बच्चे को भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। और बच्चा जो है वो पढ़ना क्या होता है, स्कूल में कोर्स अलग जा रहा है, कोचिंग में अलग कोर्स जा रहा है। तो कई सारे बच्चे क्या होता है, डमी स्कूल करते हैं। अच्छा, डमी करते हैं तो फिर बच्चों का डिसिप्लिन भी करता है, क्योंकि बच्चा सुबह 9 बजे उठ रहा है, बच्चा जो है सुबह 10 बजे उठ रहा है, बच्चा 12 बजे उठ रहा है। बच्चा मतलब डमी स्कूल कर देने के बाद में हार्डली 5% बच्चे ऐसे रहते हैं जो डिसिप्लिन्ड होते हैं।
95% बच्चे तो बहुत ऑनेस्टली बताऊं इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, क्योंकि जब आप चीज़ों को उनको दिखाया जाता है कि चीज़ें तो बहुत आसान हो गई हैं आपके लिए, तो जब आपकी चीज़ें आसान हो जाती हैं ना, दिखाई जाती हैं, आपको लगती है ना, तो चीज़ें खराब होती हैं, और जब चीज़ें आपको डिफिकल्ट होती है ना, तो चीज़ें अच्छी रहती सर इंदौर जैसे शहर में जब एलन आया तो डेफिनेटली आपका नाम काफ़ी था, मैं भी इसी शहर में रहा हूँ, अभी भी जान रहा हूँ। सर आपके पास में पैसे का ऑफर तो आया होगा? है। सबसे बड़ा पैकेज इंदौर में मुझे उन्होंने ही दिया था, सर क्या था? 1.44 CR का पैकेज था वो। ओके, तो आपने वो रिजेक्ट क्यों कर दिया सर? मुझे अपने काम से प्यार है, मुझे अपने नाम से प्यार है। पैसा ठीक है वो मुझे ज़्यादा दे देते, लेकिन मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। आज सरदाना का नाम मैंने बनाया है ना, आज मैंने स्कूल वैसा, मैंने उनके ऑफर को रिजेक्ट करके मेरा स्कूल बनाया। आज उनके पास में कई बच्चे सेटिस्फाइड नहीं होते, वो बच्चे हमारे पास आकर पढ़ रहे हैं। ये बात वही हो गई सर कि अगर आप उस समय एलन से पैकेज एक्सेप्ट कर लेते तो आज सरदारा इंटरनेशनल स्कूल नहीं खुल पाता। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए क्योंकि ये तो आपको स्पीड ब्रेकर्स तो मिलेंगे, मैंने कहा ना। सरदारा सर टॉपिक से थोड़ा हटते, आपका यूट्यूब चैनल बंद हुआ और उस पर जितना डिस्कशन किया उस पर बहुत ज़्यादा आपने कुछ उसको रिकवर करने के लिए सिर्फ एक यूट्यूब के जरिए पर ही गए। तो सर एक टेक्निकली आज की डेट में आप एक पुराने टीचर है, एक यंग टीचर और ओल्ड टीचर को भी टेक्निकली टेक्नोलॉजी से कितना इन्वॉल्वमेंट जरूरी है? आकाश जी, मैं आपके ऑफिस में आया, मुझे देखकर बहुत मजा आया। मतलब हम लोगों को अगर सच में हम लोगों को आप लोगों जैसे लोगों से सीखने को, मतलब हम कई बार क्या होता है, हम थोड़ा सा कई बार घमंड में चूर हो जाते हैं। ये एक दिक्कत हो गई है, कम से कम मेरे साथ तो हो गई है कि अब मुझे कोई क्या बताएगा यार। लेकिन अभी आपका ऑफिस देखा तो मुझे तो ऐसी चीज़ें मालूम ही नहीं थी जो आप लगा कर बैठे हैं, और आपके वीडियोस मैंने देखे तो वो तो मतलब टीचर्स के लिए अल्टीमेट है, क्योंकि हमें ये चीज़ें मालूम नहीं होती थी। हमने तो ये एक्सपेरिमेंट किए हैं। इनफैक्ट अगर आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा कि मैंने तो कितने एक्सपेरिमेंट किए, मतलब कभी हेलोजन लगा रहे हैं तो कभी कैमरा चेंज करके देख रहे हैं। हम तो ये सोचते थे कि यार कैमरा महंगा लगा लो तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, मालूम पड़ता है महंगे कैमरे के लिए महंगा लाइट सिस्टम चाहिए। लाइट सिस्टम भी आप महंगी लगा दीजिए, बल्ला महंगा आने से मतलब नहीं है, बल्ले को कैसे घुमाना वो भी तो आना। तो हमने ये सब चीज़ें फेस करी हैं। पर आपने जो चीज़ें मतलब बताई हैं कि कैसे आप पढ़ाइए ऑनलाइन में क्या क्या चीज़ें करना चाहिए, क्योंकि देखिए आने वाला दौर ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन से पैसा भले ही ना बना पाओ, लेकिन ऑनलाइन से नेम जरूर बनाओगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आप हो सकता है ऑनलाइन में आप सक्सेस भी ना हो पाओ, हो सकता है आप ऑनलाइन में सक्सेस ना हो पाओ, लेकिन एक बात तो मैं बता दूं आकाश जी आपको, ऑनलाइन पढ़ाने से आपकी टीचिंग स्किल में इम्प्रूवमेंट जरूर आएगा। जितने टीचर्स हैं, आप मतलब बोलने का तरीका आपका बदल जाता है। मैं जब मेरे टीचर्स नए टीचर्स को इंट्रोड्यूस करता हूं तो मैं हमेशा बोलता हूं कि व्हेन यू आर टीचिंग ऑनलाइन देन यू हैव टू बी लाइक एन एक्टर। आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी, आपको द वे ऑफ डिलीवरिंग नॉलेज आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को आपको बांधना है। इट इज नॉट ईजी। एक क्लिक मात्र पे वो बैक चला जाएगा, एक क्लिक मात्र पे वो कोई दूसरी चीज सर्च कर लेगा। तो आपको उसको इंगेज करने के लिए कई सारी रोकना तो पड़ेगा, पर रोकने का काम हम कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसी अननेसेसरी की चीजें नहीं कि मैं डांस करके दिखा रहा हूँ। देखिए हर किसी की अपनी वो रहती है। कई लोग शायरी करके बता रहे हैं, कई लोग कविताएं सुना रहे हैं, कई लोग मोटिवेशनल बातें कर रहे हैं, तो वो चीज़ें होंगी और आप अपने आप को ही एक्सप्लोर करते हो। और ऑनलाइन पढ़ाने से क्या है, आप डिलीवरिंग नॉलेज जो है उसकी मेथड आपकी इम्प्रूव होती है। करेक्ट। और 100% जितने मेरे टीचर्स आज मेरे साथ में पढ़ा रहे हैं, उनमें से वो टीचर्स जो ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, आप देखिए वो उनका तरीका बहुत बदल गया है। मैं मतलब और ये टीचर्स वैसे ही है जैसे आज से मतलब 3 साल पहले अगर देखा जाए तो ये मतलब फंबल होता था कि बोलने में घबराहट हो रही है, रीटेक ले रहे हैं, लेकिन वंस दे स्टार्ट उसके बाद तो मतलब जितने टीचर्स ने ऑनलाइन पढ़ाया है वो सब बहुत इम्प्रूव हुए हैं। तो सर आपका लाखों का चैनल चला गया, सब्सक्राइबर्स चले गए, दुख तो 100% हुआ। बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है। सर नेक्स्ट आपने नया चैनल स्टार्ट किया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है सर? आपका डिजिटली फिर से उतर के आना चाहते हैं या फिर आपने गिव अप कर लिया? आप आकाश जी का गाइडेंस चाहिए मुझे। अरे सर नहीं सच बात है, मतलब ये क्योंकि हम देखिए जो आप लोग जो सोचते हैं वो हम नहीं सोच पाते हैं, या एटलीस्ट मैं तो नहीं सोच पाता हूँ। मतलब मैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से बहुत ज़्यादा सेवी नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हूँ, मुझे मेरे घर का टीवी सेट चलाना नहीं आता। आप शायद मतलब बोलेंगे अरे यार ये बंदा IIT से पढ़ा हुआ है और उसको टीवी नहीं आता, मुझे नहीं आता। सेट टॉप बॉक्स पर मुझे कौन सा चैनल लगाना है, कौन सी ऐप, कौन सा OTT प्लेटफॉर्म लगाना, मुझे नहीं मालूम है। मेरी बिटिया को, मेरे बेटे को बोलता हूँ मैं। और मेरे टाइम पर मेरे पापा मुझे बोलते थे, तो वो हम शायद या तो आलस कर जाते हैं या हम वो सीखना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे पास में मुझे मालूम है कि हमारे बच्चे हैं जो बता देंगे। आज हम क्लास में पढ़ाते तो क्लास में बच्चे हमें बहुत कुछ बताते हैं कि सर ऐसा कर लीजिए, सर वैसा कर लीजिए। तो निश्चित रूप से मतलब
आपका गाइडेंस चाहिए, क्योंकि Definitely, आपने टेक्नोलॉजी वाइज, अगर मैं इस स्टूडियो के बारे में बात करता हूँ, आपके दूसरे जो 2 स्टूडियो मैंने देखे, हेड्स ऑफ, मतलब लिटरली बहुत अच्छा। क्योंकि देखिए, आप जो सोच पा रहे हैं ना, वो हम नहीं सोच पा रहे, और Correct. आप जो सोच पा रहे हैं ना, वो वही है जो आज की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल, और समय के साथ चलना पड़ेगा। ये आपने बताया सर, ये हमारी जर्नी भी ऐसी पेन पॉइंट से स्टार्ट हुई। जैसे आप जैसे कुछ टीचर जो बड़े खुल के अपनी दर्द को भी रख पाते हैं, और उन्हीं लोगों से मैं कनेक्ट होता गया, और ये टीचर्स तक पहुंचने वाला जो मैंने शुरुआत करी थी आज से 2 साल पहले टीचर्स के लिए एक चैनल की, आज यहाँ तक आ गया। बड़ा यूनिक वो है सर, क्योंकि जब कोई मैंने जैसे देखिए ना, मैंने कितने एक्सपेरिमेंट्स किए, उन एक्सपेरिमेंट्स को करने में मुझे 3-4 महीने लगे। अगर मैं वही आकाश जी से गाइडेंस ले लेता, करेक्ट, तो वो 3-4 महीने की जगह 3-4 दिन में काम हो जाता। जहां मैंने कई लाखों रुपए खर्चा करे, वो बहुत कम लाखों में काम हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बहुत कम भैया। हम तो मतलब पहली बार देख रहे हैं कि इस तरह के कैमराज जो है हमने देखे ही नहीं, जबकि हम सोचते हैं कि हमारा सिस्टम बड़ा अच्छा है। शायद हम उससे कम पैसों में उससे कहीं ज्यादा अच्छा रिजल्ट जनरेट कर लेते हैं। सदाना सर, देखिए आप टीचिंग बैकग्राउंड से थे, आपने सारे एजुकेशन के डोमेन को जिया है। मेरे ख्याल से आप शायद कॉलेज भी खोल लेंगे सर थोड़े टाइम में, अभी तो ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है। पर फिर भी सर देखिए, एक टीचर को अगर उसके पास इनफ बजट है, कोचिंग अच्छा चल रहा है, अगर उन्हें अपना एक स्कूल ओपन करने है, तो क्या प्रोसेस होगी सर? ये स्कूल खोलने के लिए कुछ, क्योंकि जब आप स्कूल खोलने जाते हैं, जब आप कॉलेज खोलने जाते हैं, तो आपको गवर्नमेंट के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस है जो आपको फॉलो करनी है, कि आपको इतना एरिया होना चाहिए, आपके पास में ऐसी बिल्डिंग होना चाहिए। जब भी आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम करने जा रहे हैं, तो एक बात तो तय है कि आपको पेपर वर्क करना होता है, और पेपर वर्क करना होता है तो उसमें आपको फिर कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी जो लोग लाइसेंसिंग का काम करते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि उनसे करवाना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि वहाँ पर यही है कि आपका समय बचता है, थोड़ा पैसा जरूर लगता है, लेकिन काम जो हम कोचिंग में भी क्या कर रहे हैं, बच्चा घर पे भी पढ़ सकता है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि तुम वो चीज़ पढ़ सकते हो, बस ये कि जो तुम्हें पढ़ने में 6 घंटे लगेंगे, वो मैं तुम्हें कोचिंग में 2 घंटे में पढ़ा दूंगा, और प्लस मैं तुम्हें एग्जैक्टली वही पढ़ाऊंगा जो तुम्हारे काम का है। तुम 6 घंटे में ऐसी भी बहुत सी चीज़ें पढ़ोगे जो तुम्हारे काम की नहीं है। तो वही अगर आप जैसे अभी आपसे गाइडेंस ले लिया मान लीजिए मैंने, तो हो सकता है मैं वो इंटरनेट खंगाल के पैसे बचाने के चक्कर में वो ले लूँ, लेकिन मुझे वो गाइडेंस लगाने के लिए मुझे हो सकता है 20 घंटे नेट पे बिताना पड़े, और उस 20 घंटे की आपकी एक अलग वो आप मुझे 2 घंटे में काम करवा दोगे, और मेरा काम कम पैसों में हो जाएगा। हो सकता है मैं लेने के बाद चोट खा जाऊं। बिल्कुल सही, क्योंकि हो सकता है वो इतना महंगा मुझे लेने की जरूरत ही नहीं। भाई जहाँ 3 चम्मच शक्कर लग सकती थी, वहां मैं 5 चम्मच शक्कर क्यों डाल रहा था? बिल्कुल सही बात है। तो ये हुआ डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। उसके बाद में सर इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मेंटेन करना? इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए धीरे धीरे, क्योंकि कोचिंग में हम करते हैं तो चीजें धीरे धीरे तो हमको सीख ही जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का समझ तो होता है जब आप ऑफलाइन चला रहे हैं, और मैनेजमेंट। अब जैसे हमने स्कूल शुरू किया तो हमने ऐसी बहुत सारी चीजें करी जो स्कूलों में नहीं होती थी। हमने कोचिंग को उसके साथ में इंटीग्रेट किया, तो लोगों को बेनिफिशियल लगता है वो, क्योंकि आप स्कूल अलग जा रहे हो, कोचिंग अलग जा रहे हो, तो वो टीचर से सिंक्रोनाइज करने में आपको समस्या आती है। हमने सब चीजें एक जगह कर दी, तो वो स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा फ्रेंडली है। ज्यादा टीचर को भी यूटिलाइज किया जा सकता है 4 घंटे कोचिंग के साथ। बिल्कुल, और टीचर को एक एक्स्ट्रा इनकम शुरू हो जाती है उससे। अच्छा, ये आप करते हैं सर? हाँ जी, बिल्कुल करते हैं। ग्रेट। और फिर सर जैसे मार्केटिंग लेवल पे आप एक नया स्कूल खोलते हैं, तो उसको बात पहुंचाने के लिए आपने क्या क्या एफर्ट्स लगाते हैं सर? अब तो मैं आपके जैसे व्यक्ति, मतलब आकाश जैसे ही बात करने वाला हूँ, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का ही दौर है। कोई अखबारों की मार्केटिंग नहीं, कोई न्यूज़पेपर की मार्केटिंग नहीं, कुछ नहीं, सब फालतू चीजें हैं। केवल और केवल डिजिटल मार्केटिंग। अब दौर उसी का है। बिल्कुल सही। अब बच्चा ही नहीं इंटरनेट यूज कर रहा, बच्चे का पापा भी यूज कर रहे हैं, बच्चे के दादा भी यूज कर रहे हैं। ओके, तो मगर आपके पास में डिजिटल मार्केटिंग प्योरली अगर तो आप डिजिटल मार्केटिंग समझे, तो कोचिंग भी चल ही रही है और अपना स्कूल भी चलेगा। बिल्कुल सर। स्कूल में क्या फाइनेंशियल बैकअप होना बहुत जरूरी है? बहुत अच्छा खासा। देखिए शुरुआत में तो लगता है, लगेगा वो एक इन्वेस्टमेंट पार्ट है जो आप, हाँ, मतलब आपको 4-5 साल तो सर्वाइव करना पड़ता है, और उसमें भी बच्चे नहीं आते हैं, कुछ भी हो सकता है। मतलब आपको 4-5 साल का मानकर चलना पड़ेगा कि आप अगर नहीं हुआ तो क्या सर 0 से 1800 बच्चों तक की, जैसे छोटे से शहर में जहाँ पे जनसंख्या ही कम है, वहाँ पे 1800 बच्चों को कैटर करना बहुत बड़ी बात है सर। लेकिन वो चूंकि बहुत पास्ट लंबा एक्सपीरियंस रहा है, उतनी मेहनत करी है, तो लोग विश्वास जताते हैं। तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऑनर अगर सही तरीके से अपने ऑफलाइन बिजनेस को रन कर रहा है, तो वो स्कूल वाले डोमेन में इजीली जा सकता है। उसमें कोई बहुत बड़ा चैलेंज या कुछ ऐसा लगा सर, कुछ अलग जगह आ गए हो? पेपर फॉर्मेलिटीज बढ़ गई, पहले ये सब चीजें नहीं होती थी। कोचिंग में हमें कोई पेपर फॉर्मेलिटीज नहीं लगती हैं, आज हमें लगती हैं। लेकिन
लेकिन मेरे साथ में एक अच्छी चीज़ ये है कि मेरी जो वाइफ है हाँ। वो इन सब चीज़ों में बड़ी पारंगत है, तो वो गाड़ी के दोनों पहिए जो है ना वो गाड़ी चलाते हैं, एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती। तो और हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल एडवर्स हैं। जिन चीज़ों में मुझे कुछ नहीं आता उन चीज़ों में उसको बहुत कुछ आता है। तो मैं पेपर फॉर्मेलिटीज में काम नहीं कर पाता, बट शी डज इन अ वेरी नाइस मैनर। सर जब आपने स्कूल खोला होगा उस समय तो बहुत सारे स्कूल्स होंगे वहाँ पर, बिल्कुल थे। अच्छे स्कूल होंगे। बिल्कुल बहुत अच्छे स्कूल। तो ये ऐसा लगा कि मेरे पास बच्चे क्यों आएंगे, जो अभी आप कोचिंग के लिए बोल रहे थे, ये तो देखिए होगा, सेम है, होगा। मुझे लगा था कि कहाँ मैं स्कूल में, मतलब जिसको हम बोलते हैं हमारी देसी भाषा में, कहाँ मगजमारी करेंगे हम। हाँ, ऐसा बन रहा है, यूं ही अपना काम चल रहा है। लेकिन फिर मुझे ये लगा कि यार मैं तो फिर भी पढ़ा लिखा हूँ, जो नहीं पढ़े लिखे वो भी तो चला रहे हैं। ओहो क्या बात जब वो चला रहे हैं तो फिर हम ऐसा कौन सा नया अनोखा काम करेंगे जो बाकी लोग कर रहे हैं और हम नहीं कर पाएंगे। तो होता है सर, देखिए मतलब वो तो जब हमने आईआईटी की तैयारी शुरू करी थी ना, तब भी लोग फ्रस्ट्रेट करते थे। क्यों कर रहे हो? कि अरे आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तुम, आईटीआई नहीं जानते लोग आईटीआई नहीं जानते, तुम आईआईटी जेई के बारे में बात करो। लोग मजाक बनाते थे। मैं हिंदी माध्यम से पढ़ा हूँ, इंग्लिश मीडियम की बुक्स, आईआईटी में हिंदी मीडियम की बुक्स नहीं आती हैं। उस समय हमारे चलती थी एमएल खन्ना, ओपी अग्रवाल और संजीव गुप्ता, इंग्लिश भाषा, ये सारी इंग्लिश भाषा की पुस्तक। हम तो पढ़ते तो हम पढ़ना शुरू कर दिया हमने रेसनिक हॉलीडे हम पढ़ रहे हैं। तो दोस्त आया क्रिकेट खेलने के लिए कि चल भैया, तो मजाक बना रहा है कि ये रेसनिक हॉलीडे साले हमसे नहीं बनती, तेरे को समझ में आएगी। वो कॉन्वेंट का बच्चा है, वो हमको मतलब वो रुलाता था। मॉरिसन बर्ड पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो वो लग रहा है उसकी तो अंग्रेजी बड़ी भारी है, तो हमको वो डिफिकल्ट लग रही है। सर पर वो चीजें जब करते जाए तो देखिए फिर चीजें हो जाती है। आप एक बार गाड़ी शुरू तो कीजिए। करिए सर। तो कोच स्कूल का जो पैटर्न है, आपने बताया कि एक साइकिल होती है, फिक्स वो होती है, क्या ये एज कम्पेयर टू कोचिंग ज्यादा प्रॉफिटेबल है स्कूल? डिपेंड करता है सर, डिपेंड करता है। पर स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत लगता है ना, कोचिंग में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगता। कोचिंग में आपको क्या लगेंगे, जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे आप रूम्स बनाते जाइए, और रूम्स बनाने के बाद में आपको क्या बोले एसी वगैरह लगाने, कोई खास उसमें वो नहीं होता। स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर आपको, क्योंकि केवल क्लासरूम से काम नहीं होगा, आपको आज ग्राउंड चाहिए, कंप्यूटर लैब चाहिए, बहुत सारे रिसोर्सेस लगते हैं। बट ये बात ज़रूर है कि आप कोचिंग में, जैसे मेरे लिए प्रिसाइजली कोचिंग में तो तब तक है जब तक मैं हूँ। हाँ। स्कूल तो हमेशा रह सकता है ना। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब ये बोल सकता हूँ कि सदाना कोचिंग क्लासेस एक पर्सन से चालू हुआ और एक बड़ा ब्रांड बना, और सदाना कोचिंग क्लासेस की एक पर्टिकुलर लाइफ है जो एक टाइम बाद आपके नेम के साथ में डाइल्यूट भी हो सकता है अगर आपने उसको ब्रांड में कन्वर्ट नहीं किया या फिर दूसरे टीचर्स को लाके नहीं रखा तब तक। अदरवाइज आपने जो स्कूल एक बैकअप रखा है वो लाइफ टाइम है, क्योंकि वो स्कूल किसी पर्सन के नाम पे स्पेसिफिक नहीं होता, धीरे धीरे उसके टीचर्स भी और उसके फैसिलिटीज से बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात। तो ये आपने बहुत अच्छा प्लान बताया सर, मतलब मैंने कभी इस दृष्टि से कभी सोचा नहीं था कि हाँ इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है। सर प्ले स्कूल से शुरुआत करी थी आपने स्कूल की, तो प्ले स्कूल का एक्सपीरियंस से ही इतनी बड़ी हिम्मत आई कि अब तो ये भी करा जा सकता है। बिल्कुल। देखिए चीजें अच्छी होती हैं तो फिर आप आगे बढ़ते जाते हो, चीजें कई बार खराब भी होती तो भी आपको लगता है कि अपनी अब तो बढ़ना पड़ेगा भाई। गिर गए तो क्या हो गया, फिर खड़े हो जाएंगे। तो ये तो पार्ट ऑफ द गेम है, मतलब हमेशा होगा। कोई बॉल आपको बीट करेगी, कोई बॉल आप खेलोगे। और देखिए बोला हमेशा जाता है, रोहित शर्मा पहले छक्के नहीं मारता था, तो संजय मांजरेकर ने कहा था कि रोहित शर्मा वो है जो बॉल छक्के नहीं मार सकता, मारेगा तो इसकी बॉल खड़ी हो जाएगी, ये कैच आउट हो जाएगा। आज सबसे ज्यादा छक्के रोहित शर्मा के। क्या बात, बिल्कुल सही बात। तो डिपेंड करता है सर, आपको चैलेंजेस लेना पड़ते हैं। आप बोले कि साहब हम नहीं लेंगे, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे? कंफर्ट जोन से तो बाहर आना पड़ेगा। बिल्कुल सही सर। इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करें कि पहले ही दिन सरदाना इंटरनेशनल स्कूल इतना बड़ा हो गया था या फिर? तो देखिए एक्चुअली कई सारे, जब मैंने स्कूल शुरू किया था तो एक छोटे स्कूल के रूप में शुरू किया था, तो कई सारे स्कूल डायरेक्टर्स ने बोला था कि उनके पास तो पार्किंग की भी जगह नहीं है, वो क्या स्कूल चलाएंगे। तब मैंने बच्चों से, मेरी असेंबली में कहा था मैंने कि बेटा 3 साल का टाइम मांग रहा हूँ तुमसे, 3 साल में देवास का सबसे बड़ा स्कूल बनाकर दिखाऊंगा। क्या है? और जब हमने शुरू किया तो देवास का सबसे बड़ा स्कूल शुरू किया। आज देवास का सबसे बड़ा स्कूल है, जहाँ 40 से अधिक स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं। हमारे पास में क्रिकेट का, देवास का सबसे बड़ा ग्राउंड है क्रिकेट का। देवास में अगर कोई क्रिकेट कंपटीशन हो रहा है तो निश्चित रूप से अगर वो बड़े लेवल का है तो सरदाना इंटरनेशनल स्कूल के ग्राउंड में ही होगा। सर सरदाना इंटरनेशनल स्कूल का सक्सेस का मैं जो रीज़न समझ रहा हूँ, क्या वो ये रीज़न है कि उनके जो डायरेक्टर है, उनके जो चेयरपर्सन है, वो एक टीचर है? फ़र्क पड़ता है सर। देखिए हम टीचर होने से एक फ़र्क पड़ता है, हम टीचर को भी समझ पाते हैं, हम बच्चों को भी समझ पाते हैं।
करेक्ट। हम कई सारे स्कूलों में टीचर्स इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि वहाँ के उनको क्या होगा, वहाँ के बच्चों की ट्यूशन मिल जाएगी, है ना। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई स्कूल में गए, वहाँ कम जॉब सैलरी का ऑफर भी किया तो भी वो ज्वाइन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि फलाने स्कूल में जाएंगे तो वहाँ के बच्चे जो है वो कोचिंग में हम अपनी ट्यूशन में जोड़ लेंगे। हमारे यहाँ रेस्ट्रिक्शन है कि जो टीचर हमारे यहाँ पढ़ा रहा है वो कहीं ट्यूशन नहीं लेगा। तुम्हारी इच्छा है ना ट्यूशन पढ़ाने की, तुम एक काम करो, शाम को आ जाओ, हम शाम का तुमको अलग से पैसा देते हैं, फिक्स पैसा आ रहा है कोचिंग के रूप में, उसके पास में फिक्स पैसा आ रहा है। करेक्ट। और हम बच्चों से उस कोचिंग का कोई अलग से पैसा लेते नहीं। तो सारा हम बच्चों को भी समझ पा रहे हैं, हम टीचर्स को भी समझ पा रहे हैं। और देखिए टीचर होने से एक फायदा होता है, हम टीचिंग समझ पाते हैं। हमें कोई टीचर आकर बेवकूफ़ नहीं बना सकता। बिल्कुल सही बात। वरना कई बार क्या होता है कि टीचर बेवकूफ़ बनाएगा कि अच्छा ऐसा नहीं ऐसे, तो वो हम वैसा काम हमारे साथ में नहीं होगा। सर, जो ईमानदारी आपने कोचिंग में दी अपने 1997 से, जो अब तक ईमानदारी आपने कोचिंग में दी, वो ईमानदारी आपकी स्कूल में है पूरी? तभी तो रिजल्ट अच्छा बन रहा है। जब से स्कूल शुरू किया है तब से रिजल्ट अच्छा बन रहा है जी। ये स्कूल शुरू कर देने के बाद ये फायदा ज्यादा हो गया, क्योंकि पहले क्या था, बच्चा स्कूल में अलग पढ़ता था, कोचिंग में अलग पढ़ता था, तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा था कि स्कूल में कोर्स अलग जा रहा है, कोचिंग पे अलग जा रहा है। अब एक ही जगह हो जाने से फायदा क्या हुआ, उसको मोनोटोनसली एक जगह पे सब चीजें मिल रही हैं। तो नाउ ही इज एबल टू सिंक्रोनाइज मोर इन कंपैरिजन टू गुरुकुल बन चुका है। बहुत फायदा है सर, स्कूल के साथ में हो जाने से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फायदा है। और हम ज्यादा फोकस कर पाते हैं, क्योंकि अब हमको रात को 12 बजे क्लास छोड़नी है ना, हमें कोई रोकने नहीं आता। पहले हमको रात को 9:30 बजे क्लास छोड़नी है, मतलब छोड़नी है, क्योंकि बच्चों के पेरेंट्स आ जाएंगे। डेफिनेटली सर, आज इस वीडियो के माध्यम से जो हमने स्कूल के लेवल पे बात करी है, इससे आज बहुत सारे टीचर्स को, स्पेशली जो कोचिंग ऑनर्स हैं, उनको एक शक्ति मिलेगी, एक पाथ मिलेगा कि वो स्कूल के ऑनर कैसे बन सकते हैं और कितने अच्छे तरीके से एक स्कूल को, एक प्ले स्कूल को, एक इंटरनेशनल स्कूल, एक बच्चे से 1800 बच्चों तक की जर्नी को कैसे पूरा कर सकते हैं। सर, आपने मेरे सारे ही सवाल के इतने अच्छे से जवाब दिए, और नो डाउट इस वीडियो को देखकर बहुत सारे टीचर्स आपसे कांटेक्ट भी करना चाहेंगे, आपसे कोई बहुत कुछ सीखना भी चाहेंगे। मुझसे कांटेक्ट करे ना करे, लेकिन आकाश जी से जरूर, क्योंकि देखिए हमें किस दिशा में बढ़ना है। जो टीचर कर रहा है ना, टीचर क्या कर रहा है, सही दिशा दे रहा है ना, वो दिशा आप दे रहे हैं, क्योंकि हमें हमारे जैसे लोगों को आपकी जरूरत है सर। अरे सर, बिल्कुल, मैं आप लोगों के साथ ही हूँ, और ये सौभाग्य है सर, आज आप मेरे स्टूडियो में आए, आपने समय दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नमस्कार।